प्रधानमंत्री शायद मुझे लगता है आजकल नशा करने लगे, ऐसी बातें करते हैं जो बहकी हैं। कांग्रेस का परिवार हमेशा से ही बाबा साहब आम्बेडकर जी को नफरत करता था। जो एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता वो बातें करते हैं। प्रधानमंत्री को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करनी चाहिए। भारत में सबसे बड़ा दलित विरोधी अगर कोई है तो वो कांग्रेस का परिवार है। कि मणिपुर में हमारा इंटरनल सिविल वॉर की स्थिति है, मतलब वहाँ पे मारकाट मची है, आप उसको नहीं रोक पा रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया की आप युद्ध रुकवा देंगे, ये देश में ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि देश बिल्कुल गुलामी की तरफ चला जाएगा। और जो इनका निशाना था, जो इनका मिशन था, दोबारा से मनुस्मृति को लागू करना है, वर्ण व्यवस्था लागू करनी है, संविधान को खत्म करना है, ये बिल्कुल उसकी फाइनल स्टेजेस में धर्म की राजनीति करिए, जाति की राजनीति करके एक डिवाइड कर दिया सोसाइटी के अंदर। ये बहुत खतरे की घंटी है। आरक्षण हम दलितों को जातीय उत्पीड़न की वजह से हासिल हुआ था, खैरात नहीं थी। अगर कम्युनल अवार्ड हम लोगों को मिल जाता तो हम लोग आरक्षण नहीं मांगते। आरक्षण को लेके पहले तो तरह तरह की बातें, यहां तक इल्जाम हम दलितों पर लगाए जाते थे कि आरक्षण की वजह से जो उच्च जातियां हैं उनको कुछ हासिल नहीं होता था। यूक्रेन और रशिया वार के दौरान जब वहां पे इंडियन बच्चे जो मेडिकल के लिए यूक्रेन में थे, फंसे थे, तब भी एक सवाल उठा था कि अगर भारत में आरक्षण नहीं होता तो ये अपर कास्ट के अमीर बच्चे यूक्रेन में पढ़ने नहीं जाते। आरक्षण आज राजनीति का एक पहलू बन गया है। क्यों बना है पहलू? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज सैटरडे को 14 सितंबर 2024 को कुरुक्षेत्र हरियाणा में थे। हरियाणा में किन मुद्दों पर चुनाव के लिए वोट मांगा जाना चाहिए था? सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाएं या रोजगार के लिए? प्राइम मिनिस्टर वहां पे कहते हैं कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म कर डालेगी। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि अगर हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में आती है तो हरियाणा आर्थिक तौर पे कमजोर हो जाएगा। हिमाचल का एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि सीएम वहां के जो हैं और मिनिस्टर्स जो हैं उनको अपनी सैलरी ड्रॉ करनी पड़ रही है हिमाचल की आर्थिकी को लेकर। अजीब बात है, आरक्षण को लेके राजनीति, सियासत क्यों ये सब हो रहा है? इस अहम मुद्दे पे इंडिया 5 न्यूज की टीम इस वक्त एआईसीसी कांग्रेस हेडक्वार्टर में है और मेरे साथ हैं आरक्षण पर हो रही सियासत के मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए राजेश लिलोथिया। राजेश लिलोथिया विधायक रहे हैं दिल्ली के अंदर और इस वक्त कांग्रेस एससी डिपार्टमेंट के चीफ है। राजेश जी, स्वागत आपका इंडिया 5 न्यूज। आपके सब दर्शकों को और आपको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। जी जी। आरक्षण पे सियासत कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आरक्षण को सियासत से नहीं कंपेयर करना चाहता हूँ। आरक्षण एक सामाजिक समानता को देने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का विजन रहा था, सोच रही थी। और उसके बाद में जब संविधान 26 नवंबर को लागू हुआ था तो उस वक्त में ये कांग्रेस पार्टी ने एक प्रण लिया था कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अधिकार, समानता का अधिकार इस शोषित, वंचित और दलित समाज को दिया है आरक्षण के माध्यम से, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनका प्रण था। और उसके ऊपर उन्होंने नीतियां बनाई, काम किया, कई बार चेंजेस लेकर आए अपने काम करने के तौर तरीके के अंदर। और उसका रिजल्ट ये निकला कि बहुत सारे हमारे जो एससी और एसटी
समाज के जो पढ़े लिखे बच्चे थे या कम पढ़े लिखे बच्चे थे, उनको नौकरियों के अंदर, सरकारी नौकरियों में, पढ़ाई लिखाई के अंदर, स्कूल कॉलेजेस के अंदर उनको आगे बढ़ने का मौका मिला। अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर राजनीति करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने कभी इसके ऊपर राजनीति नहीं की। और जहां तक हिस्सेदारी मिलने की बात है तो राहुल गांधी जी बड़े खुले तौर पर, मैं इस पे आऊंगा जी, मैं अभी जो बात आपका सवाल था ना, मैं इसमें बताना चाहता हूं कि हमने इसके ऊपर इसको फॉलो किया जो संविधान के अंदर अधिकार एससी और एसटी को मिला था। आरएसएस बीजेपी का शुरू से एक उनका मिशन रहा है। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान को पेश कर रहे थे तो उस वक्त में भी आरएसएस ने इसकी कॉपियां जलाई थी संविधान की। मतलब वो संविधान के विरोधी थे। और उस वक्त उसके सारी बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। सिर्फ संविधान को नहीं जलाया था, उसका विरोध किया था। और उनका ये मानना था, जो मनुवादी सोच के लोग थे, जो आरएसएस की विचारधारा के लोग थे, उनका ये मानना था कि आरक्षण मिलने से जो समानता आएगी समाज के अंदर, उस समानता की जरूरत नहीं है। और एससी और एसटी को शुरू से अगर अत्याचार किसी ने किया तो आरएसएस की विचारधारा ने, इस सामाजिक ढांचे ने, जहां पर भेदभाव, छुआछूत चरम सीमा पे थी उस वक्त के अंदर, उन लोगों ने हमेशा प्रताड़ित किया हमारे समाज के लोगों को। मेरा दूसरा एक और ये कहना है कि अभी जो हाल फिलहाल 2024 के चुनाव निकले हैं, उसके अंदर जो कैंपेन चल रहा था, तो एक नैरेटिव के ऊपर कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी और उसके पैरेलल दूसरे नैरेटिव के ऊपर बीजेपी आरएसएस काम कर रही थी। कांग्रेस का नैरेटिव था कि हमारे इस देश के अंदर आरएसएस बीजेपी संविधान को कमजोर कर रही है, संविधान को खत्म करना चाहती है। और हम ये मिशन लेकर चले थे। हमारे कांग्रेस पार्टी के जननायक राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इन दोनों ने ये प्रण लिया कि हम इस देश के अंदर संविधान की रक्षा करेंगे। दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी के लीडर क्या कह रहे थे? आरएसएस के मोहन भागवत कह रहे थे आरक्षण के अंदर आरक्षण खत्म होना चाहिए, संविधान में संशोधन होना चाहिए। 2015 में उन्होंने बिहार चुनाव से पहले कहा था कि आरक्षण पे हमें पुनर्विचार करना चाहिए। पुनर्विचार का मतलब आरक्षण पे पुनर्विचार क्या होना चाहिए? आरक्षण से जो समानता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। पुनर्विचार का मतलब कि आरक्षण को खत्म होना चाहिए, उसके ऊपर डिबेट हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो और उसके बाद में वो खत्म हो। उसी के बाद में जो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे हेगड़े, उसका पूरा नाम कर्नाटक वाले हेगड़े, उसका हेगड़े का क्या कहना था कि हम 400 का आंकड़ा इसलिए हमको चाहिए, पूरी तरीके से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इसलिए चाहिए इस चुनाव के अंदर कि हम इस देश से आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। अब सीधी सी बात है कि दो विचारधाराएं, एक हेगड़े ने ही नहीं कहा था, 4 अन्य लोगों ने भी कहा, मिर्धा ने कहा था, जो इनकी एक तो ये एक चीज थी। मेरा सवाल आपसे जो था कि आरक्षण को लेके आज ये जो सियासत हो रही है, कल तक जो हमें पीने का पानी मयस्सर नहीं करा रहे थे, आज वो आरक्षण की बात कर रहे हैं। ये बड़ा हमारे समाज के लोगों को, खास तौर पे जो हमारे नौजवान साथी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एससी एसटी के, ओबीसी के, मैं उन सब लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग बहुजन हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। मैं सभी आपके दर्शकों से भी अपील करूंगा, और जो व्यूअर्स हैं जो एससी एसटी वर्ग से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, बहुत एक जागरूक होने की आवश्यकता है। इनके षड्यंत्र में आने की आवश्यकता नहीं है। समझना यह है कि हम सब लोग आज अगर पढ़े लिखे हैं, आप जैसे जर्नलिस्ट जो इस मुद्दे को बहुत मजबूती से उठा रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म से आप इस बात को रख रहे हैं, आप आज मुझसे भी इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एआईसीसी के हेडक्वार्टर में बैठ के इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आप सब लोगों से ये अपील करूंगा कि आरएसएस और बीजेपी की पहले मानसिकता, उसकी विचारधारा, उनका विजन और इसका मिशन क्या है, उसको समझ लीजिए। आप सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहते कि आरक्षण के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए? मैंने शुरू में कहा कि
देखिए, जब आरक्षण की बात आए तो उसके अंदर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा सिंपल सी चीज़ है। ये सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता, उसकी बात होनी चाहिए। इसके अंदर छुआछूत खत्म होने की बात होनी चाहिए। नौजवानों को रोजगार मिले आरक्षण के माध्यम से, वो बात होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई के अंदर हमारे को स्कूल कॉलेजेस के अंदर स्कॉलरशिप मिले, वो बात होनी चाहिए। हमारे SC ST OBC के बच्चों के लिए हॉस्टल, रेजिडेंशियल हॉस्टल्स हो, मेडिकल सिक्योरिटी हो, ये सब बातों के ऊपर हमारे को अमल करना चाहिए। लेकिन आज उसकी चर्चा ना कर कर, जैसा कि आपने शुरुआत के अंदर कहा कि चुनाव के अंदर मुद्दा तो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार है, वहां पर मुद्दा होना चाहिए किसानों का मुआवजा डबल का वायदा किया था, नहीं किया। नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने की हर वर्ष वायदा किया था, नहीं किया। आपने महिला उत्पीड़न खत्म हो जाएगा, वो बोला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, उसका पूरा पूरा मजाक उड़ाया उन्होंने। जो हरियाणा की हमारी पहलवान बच्चियां थी, जो इस देश का नाम रोशन किया जिन्होंने, उनको घसीट घसीट कर जंतर मंतर पर जब वो अपनी आवाज उठा रही थी, वो ये कह रही थी कि हमारे साथ में दुराचार हुआ। आपके भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, जो रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष था ब्रिजभूषण, उसने हमारे साथ में दुराचार किया है, शारीरिक शोषण किया है, इसके खिलाफ कार्रवाई करो। तो किस तरीके का उनको लिए मजाक उड़ाया जा रहा था, किस तरीके से उनको अपमानित किया जा रहा था, किस तरीके से पुलिस, दिल्ली पुलिस से उनको घसीटवाया जा रहा था। आज भी तो इशू है हरियाणा चुनाव के अंदर। जो रेसलर काउंसिल के प्रेसिडेंट थे उस वक्त के, एक्स MP ब्रिजभूषण जो थे, वो अब भी कह रहे कि हरियाणा में मुझे इजाजत मिले तो मैं उनके खिलाफ जाके प्रचार करूंगा। हाँ। और मैं उन प्लेयर्स को, मतलब ये मजाक, देखिए, महिला सुरक्षा का, महिला की अस्मिता का ये खुले आम ये मजाक उड़ाते हैं। और ये RSS की जो मानसिकता के लोग हैं, जिस संविधान को वो मानते हैं, जिस मनुस्मृति को मानते हैं, उसके अंदर महिलाओं के साथ में दुराचार हो, बलात्कार हो। ये आप जानते हैं सब कुछ। दिल्ली के अंदर एक प्रपोजल आई कि मनुस्मृति को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक पढ़ाया जाए के तौर पे लॉ फैकल्टी में। ठीक है, आपने विरोध क्यों नहीं किया? आपको शायद नहीं मालूम है, हमारे विरोध करने के बाद ही उसको विड्रॉ किया गया। वो तो कुछ संगठन ये कहते हैं कि अगर हम लोग आगे नहीं आते, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, लेकिन एज अ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी SC डिपार्टमेंट चीफ, तुरंत उसके नेक्स्ट डे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वहां पर हमने प्रदर्शन किया। मैं आपको उसके फोटोग्राफ्स शेयर करूंगा, उसकी वीडियो शेयर करूंगा। हमारी दिल्ली यूनिट ने वहां पर SC डिपार्टमेंट की जाके वाइस चांसलर के दफ्तर के बाहर पे बाकायदा पुतला जलाया, उसका मनुस्मृति का पुतला जलाया। हमारे ऊपर पुलिस वालों ने कंप्लेंट करके मुकदमा दर्ज किया। एक्शन हमने प्रेशर दिया, हमने बोला यूनिवर्सिटी नहीं खुलने देंगे। मनुस्मृति का दहन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया था, मैंने भी किया था। 25 दिसंबर को मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था जी। माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से मुझे ये मौका मिला काम करने का। 25 दिसंबर को उन्होंने किया। तो 25 दिसंबर को मेरे अपॉइंटमेंट का मतलब ये कि मुझे एक लाइन मिल गई थी कि मुझे बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलना है, और जो उनकी सोच थी कि इस देश के अंदर संविधान की रक्षा करनी है और मनुस्मृति का खात्मा करना है, तो उसी दिन हमने उसको जलाया था। तो मेरे ऊपर उसके लिए उन्होंने पर्चा दर्ज किया, कंप्लेंट की। हिंदू संगठन थे इनके कोई, उन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ उसका आपको मैं करेक्ट करना चाहता हूँ कि उसका हमारी दिल्ली यूनिट ने तुरंत विरोध किया। पूरे देश के अंदर इसको लेकर हर स्टेट यूनिट ने, SC डिपार्टमेंट की जो कांग्रेस पार्टी का विंग है, हमने उसका विरोध किया। और रही बात जो सामाजिक संगठन है, उन्होंने भी विरोध किया। हम उनको भी वेलकम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। और भविष्य के लिए भी मैं उनको ये बताना चाहूंगा, ऐसे सब्जेक्ट्स पे हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। हिमाचल में आप ही की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल के अंदर एक इशू चल रहा है, एक मस्जिद का इशू चल रहा है, और वो मस्जिद बेहद पुरानी मस्जिद बताई जा रही है। लेकिन वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी जो जुबान है, जो उनकी लैंग्वेज है, जो उनके बयान है, वो करीब करीब हिंदुत्व के हैं।
नहीं, अब मुझे बताएं थोड़ा सा, मुझे उसकी जानकारी नहीं है आपकी जानकारी। वहां पे मंडी के अंदर और शिमला के अंदर विरोध प्रदर्शन हुआ हिंदू संगठनों ने। एक ही हिंदू संगठन है, मैं तो हिंदू नहीं हूं, मैं आई एम इंडियन। और हम लोग जितने राष्ट्रवादी हैं, हम लोग जय भीम बोलते हैं और जवाब में हमें जय भारत मिलता है। सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद हम दलितों के अंदर है। बिल्कुल जी। तो हिमाचल के अंदर ये जो नया हो रहा है, इसका विरोध करेंगे आप? देखिए, तटस्थ रहने के लिए, न्यूट्रल रहने के लिए। न्यूट्रल नहीं, चाहे सरकार कांग्रेस पार्टी की हो या बीजेपी की हो, जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, संविधान को फॉलो करने की बात करते हैं, तो एज अ फॉलोअर ऑफ संविधान हमारे को इस बात के ऊपर इसका संज्ञान लेना पड़ेगा कि जो हमारा आपसी भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये हमारा नारा था, कांग्रेस पार्टी का नारा है, कांग्रेस के नेताओं का नारा है। इसको मजबूत रखने के लिए हमारे को उस पर अमल करना पड़ेगा। अगर मस्जिद तोड़ने की बात आएगी तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस के वहां की सरकार को इस बात के ऊपर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या कारण है। कहा उन्होंने कि कोर्ट जो डिसीजन देगा हम उस पे अमल करेंगे। नहीं, मैं फिर बताता हूं, कोर्ट के ऊपर अगर बात करेंगे तो कोर्ट ने तो ये भी फैसला लिया जिस वर्गीकरण की अभी आप बात कर रहे थे, ठीक है। तो अभी कोर्ट क्या करता है उसकी बात नहीं, लेकिन अदरवाइज जो चैन अमन है इस देश के अंदर, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, प्यार मोहब्बत है, वो खत्म ना हो जाए। तो क्योंकि मेरे संज्ञान में आप अभी लेकर आए, मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग अभी हरियाणा और JNK की इलेक्शन कैंपेन के अंदर बहुत व्यस्त थे, तो उस पर रोज न्यूज़पेपर पढ़ने का भी मौका नहीं मिलता, टीवी देखने का मौका नहीं मिलता, तो जानकारी नहीं मिली। चलिए हरियाणा के ऊपर आप जी। हरियाणा में आपका डिपार्टमेंट जो है, कांग्रेस जो है, दलितों के लिए क्या करने जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो अभी हमने बता दिया कि जो पेंशन अभी बुढ़ापा पेंशन है और पेंशन्स हैं, जिसके अंदर अधिकांश मैं समझता हूँ कि उसका बेनिफिशियरी जो है SC ST OBC रहेगा, माइनॉरिटी का रहेगा। वो 6,000 रुपये हम लोग करने जा रहे हैं। महंगाई को दूसरे तरीके से हम कैसे मैंने चुनाव घोषणा पत्र अभी पढ़ रहे हैं, अभी रिलीज नहीं हुआ। मैं तो पहले ही बता रहा हूँ। अच्छा, पहले 500 रुपये का सिलेंडर हम लोग करने जा रहे हैं। ओके। और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले कहा था, लेकिन यूपी में उनकी सरकार है, उनसे पूछिए कितने का सिलेंडर दे रहे हैं, और बाद में बोला था कोई हम इसके अंदर चेंजेस नहीं करेंगे। तो इस क्रूड ऑयल भी तो बहुत सस्ता हुआ है, और आज क्या दाम है डीजल के, पेट्रोल के। देखिए, ये हमेशा से रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कुछ उद्योगपतियों को और ज्यादा धनवान और मालामाल करना चाहती है, मिडिल क्लास को और गरीबों को उनका गला काटना चाहती है। जो हमारे मिडिल क्लास का, वही तो उनका बंच ऑफ थॉट्स एंड वी आर आवर नेशनहुड आइडेंटिफाइड, उन्हीं को तो अपना संविधान मानते हैं, वो उसी पे तो काम हो रहा है। तो उनका देखिए, जो मैं समझता हूँ, गवलकर को जिस दिन लिखा गया था, पंजाबी नहीं लिखा था, नफरत का मसीहा, कारवा में छपा था, आपने पढ़ा होगा या आपके पास इसका होगा। आज उसी पे काम हो रहा है। और हरियाणा के अंदर ये जो नई पॉलिटिक्स शुरू की गई है आरक्षण को लेके, खतरनाक है। भारतीय जनता पार्टी अगर इसमें कामयाब हो जाती है और हमारे लोग इसमें जागरूक नहीं होते हैं, जो SC ST खास तौर पे, OBC खास तौर पे हैं, अगर वो सावधान नहीं होते हैं तो समाज के अंदर एक बहुत बड़ा डिवाइड हो जाएगा। ताकत है देश में, सबसे बड़ी ताकत है दलित। 85% है हम लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, तो वी आर 85% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। और आज जब हम ये वाली बात करते हैं तो मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी जब ताकत की बात कर रहे हैं जनसंख्या के हिसाब से, तो आज कांग्रेस पार्टी बहुजन आइडियोलॉजी पे काम कर रही है। बहुजन आइडियोलॉजी पे राहुल गांधी जी खुले में बोलते हैं, SC की हिस्सेदारी कितनी है बताओ, ST की कितनी है, OBC की कितनी है, माइनॉरिटी के लोग। हरियाणा में अगर सत्ता मिलती है कांग्रेस को, ये सब कुछ इम्प्लीमेंट होगा हरियाणा में? ऑफ कोर्स यस, ये इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि आप हिमाचल में हुआ ना, OPS हमने वायदा किया था, हमने लागू किया ना। कर्नाटक में और कर्नाटक में, तेलंगाना में हुआ, किसानों के कर्जे माफ किए गए, उनकी हमने MSP को बढ़ाया,
आप जहां पर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पर आप उसका निकाल के देखिए, और अगर कहीं पर नहीं हुआ तो उसकी जानकारी हमें दीजिए। हम प्रेशर बनाएंगे अपनी सरकार के ऊपर कि आपने मैनिफेस्टो में वायदा किया था उसको पूरा करो। हम ऐसा नहीं बोलेंगे, हम अमित शाह की तरह, नरेंद्र मोदी की तरह कि 2 करोड़ का जो हमने वायदा किया था, 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के अकाउंट के अंदर जाएंगे, वायदा किया था, ये चुनावी जुमला था। कितना मजाक है, मतलब लोगों के जज्बात के साथ में आप खिलवाड़ करते हैं, वोट हासिल कर लेते हैं, सरकार बना लेते हैं, उसके बाद में उनको ठेंगा दिखाते हैं। अगर वो मजाक नहीं करते तो क्रॉनिक कैपिटलिज्म कैसे आता? हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि देखिए बेसिकली जो इनका उद्योगपतियों को मजबूत करने का जो नजरिया है, जो सोच है, वो ये है कि इस देश के अंदर जो मेन मुद्दे हैं, रोटी, कपड़ा, रोजगार के, अपने सर के ऊपर छत के, पक्की छत के, उससे लोग इतने उसकी तरफ उनका दिमाग ही ना जाए। वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर इतने उलझ जाएं, महंगाई से इतने परेशान हो जाएं, बेरोजगारी से इतने परेशान हो जाएं, महिलाएं बाहर निकलते हुए घबराएं कि उनकी कहीं इज्जत ना लूट ली जाए, उनके साथ उनकी अस्मिता पे दाग न लग जाए। तो वो इतना भयभीत करना चाहते हैं इस माहौल को, हिंदू मुस्लिम कर धर्म की राजनीति करके, कि ये जो बेसिक ज़रूरतें हैं लोगों की जिंदा रहने के लिए, सम्मान के साथ जीने में, उससे वो दूर चले जाएं। आज जगह जातीय पॉलिटिक्स ने ले ली है, धर्म की सियासत पीछे नहीं छूट गई है? मैं इससे एक और स्टेप आगे बताऊंगा। आप बोल रहे हैं कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। आई विल टेल यू दैट इट इज नाउ नो मोर अ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, सब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो गई है। कैसे? अभी अब लोग कास्ट की बात नहीं करते हैं, कास्ट तो शेड्यूल कास्ट है। अब लोग सब कास्ट पॉलिटिक्स करते हैं कि उसके अंदर भी शेड्यूल। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें ये कहा था कि आपको एक्सक्लूसिव नहीं होना है, एक्सक्लूसिव होने से नुकसान है, इंक्लूसिव होना है। इंक्लूसिव होना है। तो फिर मेरी तो कोई जात नहीं है। नहीं, मैं वही बताना चाहता हूँ, ये सोच डिवाइड एंड रूल की आरएसएस की थी, वो करते रहे। अब देखिए हो गया ना। आज वाल्मीकि, जाटव को, चमार को, धानक, आपस में ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आरएसएस को जो बीज डालना था उन्होंने डाल दिया है। मैं अपने समाज के लोगों से कहूँगा, प्लीज़ इसको समझिए। हम लोग अगर एक हैं तो 2 अप्रैल का जो हमारा आंदोलन था, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जब इन्होंने डाइल्यूट किया था बीजेपी की सरकार 2018 में, तो सब लोग यूनाइटेड होकर लड़े थे, सड़क पे उतरे थे। यस। सरकार ने घुटने टेक दिए थे। आरएसएस को ये चीज समझ में आ गई थी कि ये दलित फोर्स अगर इकट्ठी हो गई तो ये हमारा सिंहासन हिला देगी। उन्होंने डिवाइड कर दिया। देखिए मायावती जी का मैं सम्मान करता हूं। मैं इस पे बाद में आऊंगा। हाँ जी, इस पे बाद में आऊंगा। मैं तो जब से ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है और जितनी ये कैटेगराइज हैं 38, 39, मैंने सब लोगों से बात की है। कुछ को कुछ शिकायत है, कोई शिकवे हैं, और सब लोग कहते हैं कि नहीं ठीक है, हम लोग एक हैं। कम से कम पंजाब से ये आवाज आ रही है कि हम लोग, अगर एक, मैं तो ये कहूँगा, देखिए वो जो आप मायावती की बात कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स है, नहीं मायावती की बात कर रहा हूँ। बीजेपी, आज बीजेपी की गोद में जाकर अगर आप मान्यवर काशीराम जी को लेके बैठ गई हैं, बाबा साहब की जो हमारे जज्बात थे उसको आप गिरवी रख रहे हैं, तो जो लोग हैं जो बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग थे, आज आप समझिए कि दलितों की एक पार्टी। राजेश भाई याद करिए 93 का वो दौर जब लालजी टंडन को राखी बांधी गई थी बहन कुमारी मायावती की ओर से। बिल्कुल, वो क्या था? बिल्कुल वो एक शुरुआत थी इस तरफ के। तो वो आज की तारीख में वो जो ऑर्डर होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। दलित अगर नेता आज होता तो शायद एनसीआरबी का डेटा ये ना होता जितने उत्पीड़न दलितों का आज हो रहा है। एग्जैक्टली आपकी इस बात से सहमत हूं मैं जी। और ये अब दुख का विषय चूंकि वक्त इजाजत नहीं देता तो जल्दी जरा, चूंकि आप बिजी हैं हरियाणा चुनाव में, आपको कैंपेन के लिए जी
प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हरियाणा में अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो ये नुकसान होगा। देखिए, प्रधानमंत्री शायद मुझे लगता है आजकल नशा करने लगे। कौन सा मुझे नहीं मालूम है, वो तुमसे पूछना पड़ेगा। बताएंगे? वो ऐसी बातें करते हैं जो बहकी हैं। जो एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता वो बातें करते हैं। प्रधानमंत्री को आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करनी चाहिए। इंटरनेशनल वो करते हैं कि हम लोग यूक्रेन और रशिया के बीच में मध्यस्थता करेंगे। आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि मणिपुर में हमारा इंटरनल सिविल वॉर की स्थिति है। मतलब वहां पे मारकाट मची है। आप उसको नहीं रोक पा रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया की आप युद्ध रुकवा देंगे। मतलब किस तरीके का मजाक है ये। अंधभक्त जो बातें करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो हमारे को ये सब देखने का हमारे लोगों को भ्रमित करती है, उसके ऊपर हम नहीं जाना चाहते। मैं बता रहा हूँ कि बहकी बात जो आदमी नशे के अंदर करता है वो आज प्रधानमंत्री अगर कर रहे हैं तो ये बड़ा दुख का विषय है कि देश का भविष्य आज खतरे में है। चीन हमारी सरहद के अंदर आ गया, आप चुप बैठे हुए हैं। आज देश की इकोनॉमी पूरी डाउनफॉल के ऊपर है। डॉलर और रुपये का डिफरेंस आप देख लीजिए। मतलब एक ये अलार्मिंग सिचुएशन है इकोनॉमी की। अगर आज इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो गई तो आपके और हमारी आने वाली जनरेशन्स भूखी मरेंगी, उनके पास में कोई रोजगार नहीं होगा। आज मारकाट की स्थिति आ जाएगी। हरियाणा में अगर कांग्रेस जीत के सत्ता में आती है तो महाराष्ट्र में इसका इम्पैक्ट होगा। लेकिन जिन लोगों को चुनाव का प्रोग्राम डिक्लेयर करना है, जिनको डेट्स डिक्लेयर करनी है, जो छोटी छोटी शिकायतों पे अभी एक हरियाणा के अंदर एक एसडीएम को हटाया गया, वो काम कायदे से इलेक्शन कमीशन का है लेकिन सरकार ने हटा दिया। एक नोटिस दिया था। तानाशाह, हिटलरशाही, तानाशाह, संविधान का पूर्ण रूप से उल्लंघन, संविधान को ना मानना, ये आरएसएस और बीजेपी की सोच है। तो वो जो काम कर रहे हैं उसी के लिए मैं चाहता हूं कि जो हमारा एससी एसटी ओबीसी वर्ग है, माइनॉरिटी के लोग हैं, इस देश के लोग जो संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, एकजुट हो जाओ। ये देश में ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि देश बिल्कुल गुलामी की तरफ चला जाएगा। और जो इनका निशाना था, जो इनका मिशन था कि देश के अंदर दोबारा से मनुस्मृति को लागू करना है, वर्ण व्यवस्था लागू करनी है, संविधान को खत्म करना है, ये बिल्कुल उसकी फाइनल स्टेजेस में है। अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं कि जिस देश के अंदर इन्होंने जिस तरीके से धर्म की राजनीति करी है, अब जाति की राजनीति करके, उपजाति की राजनीति करके एक डिवाइड कर दिया सोसाइटी के अंदर। ये बहुत खतरे की घंटी है और मैं सब लोगों को कहूँगा कि सावधान रहें और इसमें बिल्कुल इनके जाल में ना फंसें। देश के अंदर संविधान रक्षक बन के संविधान की रक्षा करें। और कांग्रेस पार्टी, हमारे लीडर, हम संविधान के साथ में चलना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। आरएसएस बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहिए। कांग्रेस के साथ में जुड़िए, कांग्रेस के हाथ मजबूत कीजिए। हरियाणा में सरकार बनाइए, महाराष्ट्र में बनाइए, झारखंड में बनाइए। पूरे देश के अंदर संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस की और कांग्रेस अलायंस की सरकार बनाइए। थैंक यू राजेश, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय भीम, जय भारत, संविधान। जय संविधान। ये राजेश लिलोथिया थे। विस्तार में इन्होंने बताया, कुछ तीखे सवाल भी मैंने किए हैं, लेकिन एक चीज जो बेहद जरूरी है वो ये है कि ये मेरे पास, मेरे अपने देश, मेरा देश का संविधान मेरे लिए सबसे सर्वोच्च चीज ये है। और इसको प्रेजेंट भी मैं आपको कर रहा हूँ, ये मेरी तरफ से प्रेजेंट। जी, थैंक यू। और एक ये मंशा है मेरी, हम सब 140 करोड़ भारतीयों के लिए इस संविधान में सब कुछ है। जिस दिन कांग्रेस पार्टी इस संविधान को अपना चुनाव घोषणा पत्र बना लेगी, कांग्रेस सत्ता से बाहर नहीं होगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करें। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। जय भीम।